विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। मैं डॉक्टर ओमपुरी स्वामी, सहायक आचार्य भूगोल, राजकीय महाविद्यालय भिनमाल। बीए पार्ट तृतीय वर्ष का जो प्रश्न पत्र है आर्थिक भूगोल, उसके विषय क्षेत्र पर प्रकाश डालेंगे। प्रत्येक भौतिक, जैविक और सामाजिक आर्थिक विज्ञान का अपना दर्शन, पद्धति शास्त्र एवं कार्य क्षेत्र होता है। उदाहरण के तौर पर भूगर्भ शास्त्र का संबंध भूपृष्ठ एवं भूगर्भीय संरचना से होता है। जनसांख्यिकी का संबंध मानव जनसंख्या की विशेषताओं से होता है। जीव विज्ञान तथा वनस्पति शास्त्र का संबंध प्राणी एवं वनस्पति से होता है। उसी प्रकार भूगोल में प्राकृतिक तथा मानव निर्मित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल को भी विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर सीमांकित किया जा सकता है। इस आधार पर आर्थिक भूगोल का कार्य क्षेत्र बहुत विस्तृत है। यह भूतल पर मानवीय क्रियाओं द्वारा वस्तुओं के उत्पन्न, विनिमय व उपभोग का अध्ययन करता है। इसके विषय क्षेत्र में मानव की आर्थिक गतिविधियों के वितरणों एवं उनके विभिन्न प्रतिरूपों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर प्रकाश डालने वाले कारकों एवं प्रतिक्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र को निम्न बिंदुओं द्वारा समझा जा सकता है। प्रथम बिंदु, आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण का अध्ययन। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में आर्थिक क्रियाओं के वितरण प्रतिरूपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। यद्यपि आर्थिक भूगोल में केवल उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो भूपृष्ठ पर ठोस रूप में दृष्टिगत होते हैं, अर्थात जो आर्थिक क्रियाएं भूतल पर अपनी कोई न कोई छाप छोड़ती है। उदाहरण के लिए कृषि, खनन, उद्योग, परिवहन इत्यादि ऐसी ही आर्थिक क्रिया हैं जो भूतल पर मूर्त रूप में प्रकट होती हैं। कुछ आर्थिक क्रियाएं ऐसी भी हैं जो मूर्त रूप ग्रहण नहीं कर पाती हैं एवं उन क्रियाओं का भूतल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसी आर्थिक क्रियाओं को आर्थिक भूगोल में प्रत्यक्षतया सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए राजस्व व कर ऐसी ही क्रिया है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में आर्थिक क्रियाकलापों के वितरण का अध्ययन किया जाता है। दूसरा बिंदु है प्राकृतिक संसाधनों का मूल्यांकन एवं मात्राकरण। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में प्राकृतिक संसाधन जैसे मिट्टी, जल, जीवीय संसाधन, शक्ति के संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, पशु संसाधन के मूल्यांकन एवं मात्राकरण पर विशेष बल दिया जाता है ताकि संसाधनों का पोषणीय या संतृप्त उपयोग हो सके। तीसरा विषय क्षेत्र का बिंदु है अर्थतंत्र का वातावरण से संबंध का अध्ययन। अर्थतंत्र तथा प्राकृतिक एवं सामाजिक वातावरण में घनिष्ठ संबंध है। पर्यावरण का प्रभाव अर्थतंत्र पर पड़ता है, वही अर्थतंत्र भी प्राकृतिक पर्यावरण को प्रभावित करता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें पर्यावरण के अनेक कारक एवं साथ या कभी कभी प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं पर प्रभाव डालते हैं। जैसे किसी स्थान पर सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कई पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें जलवायु, ऊर्जा, जल की उपलब्धता आदि कारक मुख्य हैं। दूसरी ओर कार्यात्मक गहनता का दबाव पर्यावरण पर पड़ता है। अतः दोनों पक्षों के मध्य एक ऐसे सम्यक एवं अनुकूलन अंतर संबंध स्थापित करने का प्रयास आर्थिक भूगोल में किया जाता है। चौथा बिंदु है स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन। आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में पृथ्वी तल पर पाई जाने वाली आर्थिक क्रियाओं की स्थानिक भिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल में प्रत्येक क्षेत्र की स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों की पृथक पृथक विशेषता होती है। इन विशेषताओं का वर्णित क्षेत्र तथा संपूर्ण विश्व के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। पांचवा जो बिंदु है मानवीय संसाधनों का मात्राकरण व संभावनाएं। आर्थिक भूगोल के अध्ययन में जितना महत्वपूर्ण स्थान प्राकृतिक संसाधनों के मात्राकरण एवं वितरण प्रतिरूप का है, उतना ही महत्व मानवीय संसाधनों के मात्राकरण व संभावनाओं के अध्ययन का भी है। इनमें मानवीय संसाधनों का मात्राकरण व गुणात्मक दृष्टि से विश्व वितरण प्रतिरूपों का अध्ययन किया जाता है। इसके अतिरिक्त आर्थिक भूगोल का एक महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक क्रियाकलापों एवं प्राविधिकी अंतर्क्रियाओं तथा अंतर अर्थतंत्र के स्वरूप एवं प्रादेशिक एवं कालक्रमिक विभिन्नताओं का अध्ययन भी करता है।
8वां बिंदु है आर्थिक भूगोल के अध्ययन क्षेत्र में सांस्कृतिक, आर्थिक भूदृश्य, आर्थिक उन्नति स्तर, स्थानिक संगठन एवं प्रादेशिक नियोजन आदि का भी अध्ययन सम्मिलित है। इस प्रकार आर्थिक भूगोल के विषय क्षेत्र में ये जो 8 बिंदु है, इन बिंदुओं का विस्तृत तौर पर अध्ययन किया जाता है। धन्यवाद।